जोहार मास्टर जी के भी जोहार। जोहार जोहार पर्वतिया जी। और बताइए क्या हालचाल है? एकदम बढ़िया है मास्टर जी। और देखो जे हमरे कर देखो या किसान भाई बहन मन है से मन भी नया नया जानकारी लेवे ले और से हमरे संगे जुड़ चुकी है। तो भाई हम आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और पर्वतिया जी कार्यक्रम की शुरुआत कर देते हैं। हाँ एकदम वही तो हमारे एकदम जमा हो लाइटना है कि बिल्कुल बिल्कुल। और किसान भाई आप भी चाहते हैं कि जैसे हमारे और आपके बीच में समाचार का आदान प्रदान हो गया है, इसी प्रकार जो हमारी खेती बाड़ी से जुड़े हुए समाचार हैं इसकी जानकारी आपको हो जाए सबसे पहले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार और लेते हैं ये जानकारी। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। आईफेड के माध्यम से राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे हैं कृषि विकास कार्य। गर्मी में लाभप्रद है टपकन सिंचाई प्रणाली। मूंगफली के दानों को आसानी से और कम समय में छिलकों से अलग करता है ग्राउंड नट डिकोडिकेटर। आईफेड यानी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के द्वारा राज्य के आदिवासी किसानों और कृषि के विकास के लिए योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत राज्य के 14 जिलों के चयनित 1330 गांवों में विकास कार्य किए जाएंगे। अनुसूचित जनजातीय किसानों और कृषि के उत्थान के लिए इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी आईफेड के माध्यम से राज्य के 14 जिलों में आदिवासी ग्रामीणों के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारे कार्यों में किसानों का सहयोग किए जाने की योजना चल रही है, जिसमें सिंचाई व्यवस्था के साथ बीजों की खरीद बिक्री संबंधित कार्य शामिल हैं। इसके लिए 14 जिलों में 1330 गांवों का चयन किया गया है तथा यहाँ के किसान इस योजना द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं। जिन किसान भाइयों के खेत में इस समय मटर की फसल लगी हो, उनमें इस समय पाउडरी मिल्ड्यू लगने की संभावना रहती है, जिसके लग जाने की स्थिति में कृषकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। पाउडरी मिल्ड्यू से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञ से मिलकर जानते हैं कि वे क्या सलाह देते हैं। किसान भाइयों, इस समय मटर में पाउडरी मिल्ड्यू के आने के पूरे आसार हैं। इसके लिए किसान भाइयों को चाहिए बाविस्टीन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ मिला के छिड़काव करें। यदि फूल नहीं आया है तो उस समय वेटेबल सल्फर का छिड़काव करें 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ। जो किसान भाई इस समय लत्तेदार सब्जियों में कद्दू की फसल लगाना चाहते हैं, वो अच्छी उपज लेने के लिए कद्दू की अर्का बहार HABOG 6 और 16 नामक उन्नत प्रभेद लगा सकते हैं। इन किस्मों की उचित विधि से खेती एवं कृषि कार्य को करके अच्छी मात्रा में उपज प्राप्त की जा सकती है। गर्मी मौसम की सब्जियों में कद्दू हमारे यहाँ प्रमुखता से लगाई जाती है। कद्दू की बेहतर उपज पाने के लिए हमारे राज्य के अनुकूल अनुशंसित प्रभेद हैं अर्का बहार HABOG 6 और 16। इन किस्मों को लगाकर राज्य के कृषक अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई, ये जो अभी गर्मी का मौसम आ गया, जो कद्दू का सफलतापूर्वक खेती के लिए जो उन्नत किस्म है उसमें है हमारा अर्का बहार है और हमारे इस केंद्र से HABOG 6 नंबर है और 16 नंबर है, तो इसका खेती कर सकते जो लंबा वाला किस्म है। गर्मी के मौसम में सिंचाई जल की कमी के कारण बेहतर फसल उत्पादन हमारे किसान भाई नहीं ले पाते। टपकन सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल करके हम इस समस्या से निजात पाकर अच्छी मात्रा में फसलों उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाई यदि उन्नत तरीके से खेती करने कम पानी में, जैसे किसान भाई को पानी का सबसे बड़ा समस्या है, तो गर्मी में पानी का बहुत ही दिक्कत हो जाता है। तो उसी के लिए अभी जो उन्नत तरीका है, जो टपकन विधि से सिंचाई करके किसान भाई खेती कर सकते हैं। उसके लिए हम ऊंचा बेड बनाता है, उसमें हम मल्चिंग देते हैं, प्लास्टिक मल्चिंग देके उसके अंदर में हम जो टपकन विधि का पाइप घुसाते हैं और उसी में हम दिन में केवल 1 घंटा चलाते हैं। तैयार मूंगफली के दानों को हाथों द्वारा छिलकों से अलग करना काफी मशक्कत भरा काम होता है और इसमें समय भी काफी लगता है।
इस कार्य को आसानी से और कम समय में करने के लिए कृषक ग्राउंड नट डिकोडिकेटर नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगफली की कोड़ाई के बाद उसके दानों को छिलकों से अलग करने में समय काफी लगता है। इस समय को बचाने के लिए किसान इस ग्राउंड नट डिकोडिकेटर नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपकरण द्वारा एक दिन में 2.5 से 3 क्विंटल मूंगफली के दानों को छिलकों से अलग किया जा सकता है। इस उपकरण को प्राप्त करने के लिए या इसके विषय में और जानकारी लेने के लिए किसान बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में औरों से अच्छा प्रदर्शन करता है और अग्रणी रहता है, वह सफल कहलाता है। ऐसे ही कृषि जगत में अच्छा प्रदर्शन कर आगे आए किसानों से हम मिलते हैं, मिलवाते हैं, ताकि हम उनसे प्रेरणा ले सके। आइए मिलते हैं एक ऐसे ही सफल किसान से। अपने मेहनत और कृषि संबंधित अर्जित ज्ञान के दम पर विरासत में मिली खेती बाड़ी के काम को करते हुए आज ये शख्स अपने क्षेत्र में बेहतर किसानों की श्रेणी में आगे हैं। हमने नया समय अलग था, हमने ड्रिप लगा ले। ड्रिप में जहाँ हमने कर 4 पटिया पाटत रहे, सिकरवजी में खन 4 गो डांड पूरा पाटत है, करीब 1 एकड़ पाटत है, जो कि अगर सीधे मशीन से पटात ली तो कुल मिला के 5-10 डिसमिल पाटतला। और एखन है हमने कर पूरा 1 एकड़ से भी अधिक ठाम पाटत है। और 1 नंबर धूप में, जहाँ धूप में आदमी के पियल नहीं मिलत रहे, तहाँ से एखन हमने इतना खेती जियाली। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। खाद्यान्नों के मामलों में राज्य की मंडियों में अनाजों के भाव पूर्ववत रहे। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार इनमें फिलहाल स्थिरता रहेगी। उधर सब्जी मंडियों में तेजी का रुख है। वहीं आज भी के कुछ प्रमुख खाद्यान्नों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2300 रुपए। गेहूँ न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 1850 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5800 रुपए से लेकर अधिकतम 6500 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 4000 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5800 रुपए से लेकर अधिकतम 6100 रुपए। आलू न्यूनतम 800 रुपए से लेकर अधिकतम 1000 रुपए। और प्याज न्यूनतम 1100 रुपए से लेकर अधिकतम 1300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो मास्टर जी नया और बढ़िया जानकारी तो समाचार में रौरे दे देली। हाँ, खेती बाड़ी से जुड़ल और मौसम कर हालो बताए देली, मंडी कर भाव भी बताए देली। एकदम। तो हमके बुझाला कि आप किसान भाई महन हिसाब किताब करे लायक होवे कि कौन मंडी में कखन जाए के और कौन मौसम कर काल के ध्यान रखे के। आओ तो उनको करने दीजिए हिसाब। और हम लेते हैं एक छोटा सा विराम। कैसा रहेगा, है ना? तो किसान भाइयों आप बने रहिए हमारे साथ। हम मिलते हैं इस छोटे से विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर
विराम कर बाद सब देखो हमरा के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मास्टर जी विराम कर बाद तो हमारे सवाल कर बारी आ जाएला। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आपकी बारी आ गई है और आप एकदम सवाल दाग दीजिए। तो मास्टर जी जाने खोजत रही कि एखन अथी टमाटर कर अगर हमरे बात करो तनी जे का कहनो के गर्मा हाँ भाई, अभी गर्मी का मौसम है इस समय, तो उकर देखभाल कैसे करल जाए? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो किसान भाई हैं ये अच्छी तरह जानते हैं कि गर्मा में जो फसलें हैं, खास करके कुछ खरीफ के जो फसल होते हैं, गर्मा धान लगता है और इस प्रकार के, अब सब्जियों में भी गर्मा किस्में आ गई हैं और उसमें भी हम लोग जो लगाते हैं उसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसके लिए कुछ खास तैयारियों की ज़रूरत पड़ती है। क्या है ये तैयारियां, क्या क्या आपको उपाय करने चाहिए, कैसे आप करेंगे गर्मा टमाटर की खेती? चलिए इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं अपने विशेषज्ञ मोहम्मद नसीम से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र पश्चिम समुद्र जगन्नाथपुर में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के एक वैज्ञानिक मोहम्मद नसीम। ये हमें जानकारी देंगे कि गर्मा टमाटर की खेती कैसे करें। लेकिन आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। नसीम जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत नमस्कार जोहार किसान भाइयों को। नसीम जी, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि गर्मा टमाटर जैसा कि हमने विषय चुना है, तो इसकी पौधशाला कैसे तैयार करें? यानी कि हम जब गर्मा टमाटर का पौधा लें तो पौधशाला की तैयारी कैसे करें और उसमें बीज दर कितना डालें, इसकी हमें जानकारी दें। टमाटर की खेती के लिए बिचड़ा तैयार करना पड़ता है, उसके लिए पौधशाला तैयार करना पड़ता है। तो गर्मा टमाटर की खेती ऐसे भी तीनों सीजन में होती है, मगर गर्मा में करने के लिए फरवरी मार्च महीने में इसकी बुआई करनी चाहिए। सबसे पहले बीज लेना चाहिए, उपचार करना होगा, बीज उपचार करना होगा। बीज उपचार के लिए 2 ग्राम बेबिस्टिन प्रति किलो बीज में डाल के इसका उपचार करते हैं। उसके बाद टमाटर की उन्नत खेती के लिए कोई भी ज़मीन में की जा सकती है, लेकिन सबसे उपयुक्त होती है अच्छी जल निकास वाली चिकनी एवं बलुआही दोमट मिट्टी बहुत उपयुक्त होती है। अम्लीय मिट्टी में टमाटर की खेती नहीं की जा सकती है। उसके लिए चूना का उपचार करना होगा, चूना डालना होगा, जो कृषि योग्य चूना होता है बुझा हुआ, उसका इस्तेमाल करना होगा। 8 से 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर बरसात के मौसम में दे देने से अम्लीयता दूर होती है। तो सबसे पहले क्यारी बनाएंगे, उसके लिए कोदाल वगैरह से कोड़ लेंगे और 1 मीटर चौड़ाई और 5 मीटर लंबाई का क्यारी बनाएंगे। उसका खर पतवार वगैरह हटा लेंगे, मिट्टी पत्थर हटा लेंगे और उसको भुरभुरा बना लेंगे। भुरभुरा बनाने के बाद प्रति वर्ग मीटर उसमें खाद देनी चाहिए, जिससे खाद देने से ये होगा कि स्वस्थ बिचड़ा तैयार होगा। स्वस्थ बिचड़ा तैयार करने के लिए आप प्रति वर्ग मीटर क्यारी में 4 से 5 किलो कंपोस्ट सड़ी हुई खाद डालनी चाहिए। 20 से 25 ग्राम यूरिया, 40 से 50 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 10 से 15 ग्राम पोटास प्रति वर्ग मीटर डालने के बाद उसमें 3 ग्राम प्रति वर्ग मीटर कार्बोफोरान, जो एक तरह से मिट्टी में जो कीट का जो अंडा वगैरह होता है उसको दूर करता है। इस तरह डालने के बाद उसमें बीज उपचारित करके बेबिस्टिन से उसमें क्यारी में 55 सेंटीमीटर दूरी पर नाली बनाएंगे। नाली में पतला बीज डालेंगे ताकि घना नहीं हो जाए। उसके बाद ऊपर से गोबर की सड़ी हुई खाद से बारीक करके उसको ढक देते हैं और झाड़ी से सिंचाई करेंगे। उसमें फ्लडिंग या अधिक पानी नहीं देंगे। इसी तरह फ्रीक्वेंट सिंचाई करने से पौधा अच्छा होता है। इस तरह करके किसान भाई बनाएंगे पौधशाला, तो बिचड़ा बहुत स्वस्थ होगा। और 10 दिन के बाद इसमें एंडोफिल M45 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना के स्प्रे करेंगे, जिससे आर्द्र गलन रोग नहीं होता है। उसी तरह क्या कहते हैं 20-25 दिन पर फिर एंडोफिल M45 का दूसरा छिड़काव करेंगे 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के। इसके बाद जब 1 महीना का पौधा तैयार हो जाता है, वो लगाने के लिए तैयार हो जाता है। तो लगाने के लिए बिचड़ा जिस दिन आपको निकालना है, जिस दिन लगाना है, उसके में पहले आप 1-2 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें। सिंचाई बंद करने के बाद उसको पौधा निकालिए
और हमेशा दोपहर के बाद पौधा लगाना चाहिए। उसके पहले आप खेत की तैयारी कर लेते हैं लगाने के लिए। इसमें दो तरह का समुदाय होता है टमाटर में, दो वर्ग होता है, एक सीमित बढ़वार का टमाटर होता है, एक होता है असीमित बढ़वार का। तो इसमें उन्नत किस्में हैं जैसे अर्का आबा सीमित बढ़वार वाली है, यह जीवाणु मुरझा रोग से क्या अवरोध रेजिस्टेंट है, अवरोधक है, जीवाणु मुरझा रोग नहीं लगता है, जो फलन के टाइम में फूल के टाइम में पौधा पूरे खेत का मुरझा जाता है। उसी तरह अर्का मेघाली है, स्वर्ण लालिमा है, स्वर्ण नवीन है, यह सब उन्नत किस्में हैं। इसका चयन करना चाहिए, इसी का बीज आपको लगाना चाहिए। इसके बाद खेत की तैयारी करेंगे। उस खेत में आप प्रति हेक्टेयर खाद की मात्रा खाद देना है। कंपोस्ट 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर कंपोस्ट देना है, गोबर की सड़ी हुई खाद। उसके बाद 120 किलो नाइट्रोजन देना है, 60 किलो सिंगल सुपर फास्फेट ये पोटास देना है, फास्फोरस देना है, 60 किलो पोटास देना है। तो इसमें जो भी खाद की मात्रा है उसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा को लगाने के टाइम में देंगे, कंपोस्ट की पूरी मात्रा, उसके बाद फास्फोरस की पूरी मात्रा, पोटास की पूरी मात्रा लगाने के टाइम में देंगे। इसके बाद उसमें पौधे को निकालेंगे, नर्सरी से निकालेंगे। उसके बाद भी उसको उपचार किया जाता है, सीडलिंग का उपचार, जैसे बिचड़ा का उपचार। उसके लिए 2 ग्राम बेवेस्टिन 1 लीटर पानी में घोल बना के उसमें की जड़ को किसी ट्रे में डाल के उसमें आधा घंटा तक उपचार होने देते हैं। उसके बाद उसको लगाते हैं। लगाने की दूरी है सीमित बढ़वार वाली 60 सेंटीमीटर कतार से कतार और 45 सेंटीमीटर पौधा से पौधा, और असीमित बढ़वार वाली किस्में हैं वो 75 सेंटीमीटर कतार से कतार और 45 सेंटीमीटर पौधा से पौधा लगाते हैं। तो इसमें यह ध्यान देने की बात है कि लगाने के टाइम में, रोपने के टाइम में आप आधी नाइट्रोजन देना है, आधा भाग, और आधा भाग 20 से 25 दिन के बाद नाइट्रोजन देना है निकाई गुड़ाई करके, और फिर आधा भाग 40 से 45 दिन के अंदर निकाई गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ा देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि गर्मी में हफ्ते में 1 दिन और फिर जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से सिंचाई करनी चाहिए। और सिंचाई में करने के साथ साथ उस वक्त आप इसमें अनुशंसा की गई है कि आप स्टेकिंग माने सपोर्ट देना होगा, 60 सेंटीमीटर खुटी बना के सपोर्ट दीजिए। इससे आपका पैदावार 10 से 15% बढ़ जाता है। और जो फल में यह होता है, फल में जो सड़न होता है, यह सब होता है, तो उससे क्या कहते हैं किसान भाइयों को निजात मिल जाएगी। देखा किसान भाइयों, नसीम जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी। अगर इनके बताए हुए तरीके पर आप गर्मा टमाटर की खेती करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा। नसीम जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी और साथ साथ किसान भाइयों को भी बहुत बहुत मेरा आभार। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, तो पर्वतिया जी, कैसी रही जानकारी? एकदम बढ़िया मास्टर जी। टमाटर के बारे में जितना कुछ जाने खोजत रही सके तो और बहुत बढ़िया से समझवा दिली। आप बताइए और कौन सा सवाल है आपका और आपके किसान भाइयों का? हाँ, वैसे वह कहे खोजत रही कि एगो जो हमरे कर बगल में रहे ना, वो जाने खोजत रहे कि वैसे तो बता ही रहो रे, लेकिन वो कहत रहे कि एक बद्दा वर्मी कंपोस्ट के बारे में तनी बढ़िया से और समझे खोजत रही। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है किसान भाइयों। और आप देखिए, अभी जब तक आप सभी किसान भाई इस प्रकार
प्रकार के वर्मी कंपोस्ट का या केंचुआ खाद का प्रयोग नहीं करने लगते हैं, तब तक हम बार बार आपको ये जानकारी देना भी चाहेंगे। और ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, ताकि आपकी जो खेती है, आपकी जो मिट्टी है, उसकी उर्वरकता लंबे समय तक बनी रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस प्रकार के खाद का, जैविक खाद का प्रयोग करें। तो चलिए देखते हैं कार्यक्रम के इस भाग में कि वर्मी कंपोस्ट क्या है, कैसे आप अपने खेत के लिए, अपने घर के लिए भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके बारे में हमें जानकारी दे रही हैं हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर कंचन माला। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र जगन्नाथपुर आई हुई है, जहां पर हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट के बारे में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर कंचन माला जी। डॉक्टर साहिबा, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद राकेश जी, और नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर जी, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि वर्मी कंपोस्ट क्या है। किसान भाई, वर्मी कंपोस्ट जो है ये केंचुओं के द्वारा तैयार किया जाता है, जैसे जो ज़मीन में पाया जाता है। केंचुआ जो है जहाँ नमी होती है और जहाँ सड़े गले जैविक पदार्थ ज़मीन में होते हैं, वहाँ केंचुओं की अधिकता देखी जाती है। और जहाँ केंचुए अधिक होते हैं वहाँ की ज़मीन को उर्वरक बताया जाता है। और ये जो केंचुए हैं वो ज़मीन मिट्टी में उपलब्ध जैविक पदार्थ, सड़े गले जैविक पदार्थ, गोबर और जो मिट्टी है उसको खाते हैं और अपने पाचन तंत्र से गुजारते हैं। और उस गुजरने के दौरान शिष्ट के रूप में, जो मल के रूप में जो वो निकालते हैं है, वही केंचुआ खाद कहलाता है। और यह जो है एक चाय पत्ती के जैसा होता है, इसका रंग भी गहरा भूरा रंग का होता है, दानेदार होता है, और यही केंचुआ खाद है। जी, ये तो हो गया केंचुआ खाद के बारे में। और हमारे किसान भाइयों को बताइए कि ये किस प्रकार किसान भाई तैयार कर सकते हैं। किसान भाई इसे बहुत ही आसानी से और बहुत कम कीमत पर इसे अपने घर दरवाजे पर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए एक छायादार जगह का चुनाव अवश्य करें किसान भाई। अति उत्तम होगा कि वह एक लकड़ी और पुआल से एक शेड का निर्माण कर लें, और उसके नीचे जो है या तो वो वर्मी बेड जो आजकल प्लास्टिक के आ रहे हैं की संरचना आती है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन की, उसका उपयोग कर सकते हैं, या पक्के टांकों का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर ज़मीन पर भी वो इसका उत्पादन कर सकते हैं। ज़मीन पर उत्पादन करने के लिए वो 1 मीटर चौड़ा और लंबाई में वो 5-6 मीटर लंबा जो है वो 6 सेंटीमीटर सिर्फ गहरा एक बेड बना लें, और उस बेड में वो सूखे जैविक पदार्थों को भर दें, और उसके ऊपर जो है 20 सेंटीमीटर ऊंचा सड़े हुए गोबर का खाद की एक शैया बना दें। और यह शैया जो है केंचुओं को रखने के लिए की जाती है, चूँकि तो इसे नम बना दें, इसकी सिंचाई कर दें और रात भर खुला छोड़ें, जिससे कि इसमें यदि कोई गैस वगैरह है या कीड़े वगैरह हैं तो निकल जाते हैं। और इसके बाद दूसरे दिन जो है उस पर केंचुए छींट दिए जाते हैं, और केंचुओं के ऊपर उसके लिए केंचुए का भोजन रखा जाता है। और ये भोजन जो है वो 40% तक सड़े हुए जैविक पदार्थ होते हैं। और इस जैविक पदार्थ में किसान भाई जो हैं अपने यहाँ जो सड़ रहे पुआल, पत्तों और जो खेत के अवशिष्ट होते हैं, सब्जियों के अवशिष्ट होते हैं, घर के कचरे होते हैं, वो सभी का प्रयोग जो है उसे वो एक जगह इकट्ठा कर उसे 40% तक उसे पहले गला लें। उसे गलाने के लिए उसे एक जगह ढेर बनाकर इकट्ठा किया जाता है और उसकी सिंचाई करके पॉलीथीन से ढक दिया जाता है, और सप्ताह 10 दिन में यह गल जाता है। और ऐसे ही सड़े हुए जैविक पदार्थों को गोबर, जितना से ज़्यादा गोबर और कुछ मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं उसमें मिलाकर, और केंचुओं के ऊपर उसे भोजन के रूप में उसको दिया जाता है। और यह जो भोजन है वो है उसको देने के बाद इसे जूट बोरों से ढक दिया जाता है, और जूट बोरों को फिर सिंचाई की जाती है इसके ऊपर, जिससे कि जो है अंदर नमी बनी रहे और केंचुए जो है उसमें ऊपर नीचे चल फिर कर और उस जैविक पदार्थ को खाकर और पचाकर निकाल सके और खाद तैयार कर सके। और इसकी जो तापक्रम है, ये जो केंचुए होते हैं 30 डिग्री सेल्सियस पर ये बहुत अच्छे से चल फिर सकते हैं, और इसलिए जो है किसान भाई इसको ज़रूर छायादार स्थान पर बनाएं और इसमें नमी 65% अवश्य बनाकर रखें। जी डॉक्टर साहब, हमारे किसान
किसान भाइयों को जानकारी दे कि इसमें साधारण केचुए का इस्तेमाल होता है या कुछ विशेष प्रकार के केचुए रहते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने राकेश जी। किसान भाई, हम अधिकतर देखते हैं कि हमारे यहाँ जो खेतों में केचुए होते हैं वो बहुत ही नीचे होते हैं, करीब 1 मीटर 1.5 मीटर नीचे ज़मीन के अंदर होते हैं और ये लंबे लंबे काफ़ी लंबे होते हैं और ये कभी सतह पर आकर सतह की चीज़ों को नहीं खा पाते हैं। लेकिन ये जो हमारा केचुआ खाद बनाने के लिए जिन केचुओं का प्रयोग किया जाता है वह सतह के जैविक पदार्थों को खाकर केचुआ खाद के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो इसके लिए जो इसकी जो प्रजाति है वह इसनिया फटीडा और यूड्रिलस अगेनी प्रजाति की जो केचुए हैं उसका प्रयोग किया जाता है, जो कि गुलाबी रंग के 6-7 सेंटीमीटर लंबे पतले पतले केचुए हैं। जी, और हमारे किसान भाइयों को बताइए डॉक्टर साहब कि ये जो केचुआ खाद आपने बताया ये कितने दिन में तैयार हो जाएंगे? किसान भाई, ये इस तरह से अगर यदि आपने केचुए के शैया पर 1 मीटर बाई 1 मीटर में 1000 केचुओं को डाला है तो 60 दिनों में केचुआ का खाद बनकर तैयार हो जाता है। और इसकी आप पहचान जो है कर सकते हैं। जो जूट का बोरा है उसको उठाकर देखेंगे तो ये भूरे रंग का बिल्कुल कॉफ़ी के कलर का हो जाता है और बिल्कुल चिकना हो जाता है और छू कर देखने से बिल्कुल ये हाथ में चिपकेगा भी नहीं, पाउडर की तरह होता है और कोई गंध भी नहीं आता है इससे। तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि ये जो वर्मी कंपोस्ट है या केचुआ खाद है ये तैयार हो चुका है और इसकी सिंचाई बंद कर देनी चाहिए इस समय। और सिंचाई जो है बहुत ही हिसाब से करना पड़ता है, पानी को बहाना नहीं है कभी भी। जब आप सिंचाई करें तो ध्यान दें कि पहले इसकी जांच कर ले कि इसी सिंचाई की आवश्यकता है कि नहीं। इसे बोरे को हाथ से दबा कर देखें, अगर आपके हाथ में नमी अनुभव करते हैं तो अभी आप सिंचाई ना करें और यदि सूखा अगर आपकी हथेली रह जाती है तब आप इसकी सिंचाई करें। लेकिन किंतु इसके विपरीत ही अगर आप ये तैयार हो चुका है अब केचुआ का खाद तो आप सिंचाई बंद कर दे सप्ताह भर और इसके बाद इसे आप निकालने का प्रयास करेंगे। निकालने के लिए आप ऐसे औजार का प्रयोग करें जिससे केचुए जो है मरे नहीं, कटे नहीं और आप आराम से बनाकर इसके ढेर बनाकर किसी साफ़ सुथरे सतह पर जमा कर लें। और इस तरह से जब ऊपरी सतह जब आप सूख जाएगा, केचुए का खाद का ऊपरी सतह सूखता जाएगा, आप अलग हटाते जाएं और केचुआ जो है नमी की ओर नीचे ज़मीन में वो सब एक जगह इकट्ठा हो जाता है और इस तरह से आप केचुआ और केचुए के खाद को अलग भी कर सकते हैं। और इस तरह से इन केचुओं का प्रयोग आप दूसरी शैया में, दूसरी जगह, दूसरे बेड में आप कर सकते हैं केचुआ का खाद बनाने के लिए। और या तो फिर इससे भी अधिक आपके पास है तो आप इसे बेच सकते हैं दूसरे किसानों को और इसके से भी ज़्यादा अगर है तो आप अपनी मछलियों को खिला सकते हैं, अपने बत्तखों को भी इस स्वादिष्ट भोजन को दे सकते हैं। जी, डॉक्टर कंचनमाला जी, आपने हमारे किसान भाइयों को केचुआ खाद के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद राकेश जी, धन्यवाद किसान भाइयों। तो मास्टर जी आज जे हमर दुगो सवाल रह सके तो बढ़िया जानकारी हमके मिल गेला। नहीं, आप 2, 3, 4, 5 सारे सवाल करिए। हम तो चाहिए मास्टर जी कि एकदम जितना जे खेती बाड़ी से जुड़ल समस्या है सके पूछ लें, सीख लें, जान लें, तब एकदम खेत में जाऊं। लेकिन क्या है कि एक दिन में बेसी तो सीखो नहीं पा रहा हूं नहीं। तो फिर अब क्या किया जाए बताइए। तो आज तो हमके बुझाला कि विदा लेवे के चाहिए अपन किसान भाई मन से, लेकिन एक बात जरूर कहे के चाहे किसान भाई मन के कि अपन समस्या के या अपन सुझाव के जरूर लिख के भेजो। एकदम बिल्कुल सही बात कहा पर्वतिया जी ने। किसान भाइयों, आप जब तक हमें अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे हम कार्यक्रम को और बेहतर कैसे बना पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमें खत लिखें और लिखें अपनी बात बहुत आराम से। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो रावरे का चिट्ठी कर इंतजार रही। अपन समस्या का समाधान जाने ले देखते रहो। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके खतों का करेंगे इंतजार और इसी के साथ कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। जोहार।